नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना का कार्यक्रम और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी से 18 अप्रैल तक धारा 144 शहर में लागू कर दी गई है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना का कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुरादाबाद, बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा मतदान एवं मतगणना का कार्यक्रम होना नियत है। इसी दौरान आगामी पर्व महाशिवरात्रि, होली, शबे बारात, चेटीचंद, रामनवमी व महावीर जयंती एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत शासकीय निर्देशों का अनुपालन कराने के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिनांक 21 फरवरी 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक जनपद मुरादाबाद में धारा 144 लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुरादाबाद, बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्यों, जुलूस, शोभा यात्रा आदि का आयोजन नहीं होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईंट, पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नहीं करेगा। किसी भी स्थान पर, गली या सड़क पर लाठी, डंडा, तलवार, भाला या विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या अन्य चीज जो हथियार के रूप में प्रयोग की जाती हो या जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है, स्वयं या किसी सवारी आदि के साथ भ्रमण नहीं करेगा। देखिए, आगामी समय में विधानसभा के निर्वाचन जो संपन्न हुए हैं उसकी काउंटिंग होनी है। उसके अलावा विधान परिषद चुनाव होने हैं और इसी बीच कई पर्व त्योहार भी हैं। इन सबको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं वो निषेधात्मक निर्देश निर्गत किए गए हैं, जो आज ही से प्रभावी हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में विवाह, शादियों की बारात में तेज गति से बैंड बाजा बजाना तथा तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना एवं बैंक्वेट हॉलों में तेज ध्वनि से डीजे बजाना व उसका प्रयोग रात्रि 10 बजे के बाद नहीं हो सकेगा। मुरादाबाद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव संपन्न हो गए थे। इसके बाद वोटिंग मशीन्स को मुरादाबाद के मंडी समिति के स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया था। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा सीपीएमएफ यूपी पुलिस को लगा दिया गया। मुरादाबाद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव संपन्न हो गया। इसके बाद वोटिंग मशीन को मुरादाबाद के मंडी समिति के स्ट्रांग रूम में सील कर रख दिया गया। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा सीपीएमएफ यूपी पुलिस को सौंपी गई है। वहीं पूरे एरिया की सीसीटीवी सर्विलांस भी कराई जा रही है, जिसमें इनर कार्डन की सुरक्षा सीपीएमएस को सौंपी गई है, तो वहीं उसके बाहर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। वहीं ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया है, जिसके वॉचिंग के लिए अलग अलग शिफ्ट में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। वहीं आउटर गार्डन में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके वॉचिंग के लिए अलग अलग पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया है। देखिए, अपने यहाँ 14 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए और देर रात्रि तक सारी ईवीएम मशीनें हमारे स्ट्रांग रूम में आ गई और वहाँ डिपॉजिट करने के पश्चात स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है और पूरे स्ट्रांग रूम में आउटर साइड से पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका मॉनिटर भी लगा हुआ है कंट्रोल रूम में, जिसको कोई भी उसको वॉच कर सकता है, सारी एक्टिविटीज को देख सकता है। और सुरक्षा के लिए इनर गार्डन में सीपीएमएफ लगाई गई है, जिसके जवान राउंड द क्लॉक उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आउटर गार्डन में स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है, जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा वहां पर एक नियमित मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में वहां ड्यूटी करते हैं। जो प्रत्याशी लोग हैं उनको भी इस बात की अनुमति है कि वो अपने अभिकर्ता को वहां पर ईवीएम मशीनों की रखवाली की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए वहां भेज सकते हैं, इससे कि वहां वो देख सके कि हाँ, सारी कार्यप्रणाली या सब कुछ माननीय आयोग के निर्देशों के अनुरूप हो रहा है।
और वहां पर कुछ प्रत्याशियों ने भी भ्रमण किया है, उनके एजेंट्स भी वहां पर हैं। जहां ईवीएम रखी है उसके बाहरी साइड में उनको रखा गया है, जिससे वो पूरी एक्टिविटीज को वॉच कर सके। इसके अलावा समय समय पर उनको अंदर प्रवेश करने की भी अनुमति दी जाती है। वहीं उधर सपा के कार्यकर्ता भी 24 घंटे दिन रात अलग अलग शिफ्ट में ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं की माने तो प्रशासन ने ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 24 घंटे ईवीएम की निगरानी सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। अलग अलग शिफ्ट में कार्यकर्ता आ रहे हैं और 24 घंटे ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। देखिए, रात के 12:15 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर के परिसर में बैठे हैं, ईवीएम की निगरानी में बैठे हैं। तो देखिए, गड़बड़ी की कोई संभावना हो या ना हो, लेकिन हम ड्यूटी पर तैनात हैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर। इसके बाद मतलब आपकी कब से कब तक बैठेंगे आप? चुनाव की मतगणना होने तक 10 मार्च तक हम लोग दिन की और रात की शिफ्टों में हमने अपने ड्यूटी, संगठन के लोगों ने ड्यूटी लगाई है। प्रत्याशियों का सहभाग इसमें हमें मिल रहा है। प्रत्याशी हमसे इनपुट आउटपुट ले रहे हैं यहाँ का, और हमें जो भी समस्या हो रही है, पहले कोई समस्या नहीं, अगर कोई होती भी है तो हम अपने संगठन को इस बात की जानकारी देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दिन के लोग अलग हैं आपके? हाँ जी, हमने दिन के लोग अलग हैं और रात के लोग अलग हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग हैं। कितने लोग हैं कम से कम? देखिए 5, देखिए हम हर विधानसभा से 2-2 लोग बनाए हैं हमने, और यहाँ हम 8 लोग हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं कार्यकर्ताओं की माने तो प्रत्याशी भी उनसे ईवीएम की सुरक्षा का इनपुट लेते रहते हैं और प्रत्याशी खुद भी यहां पर आकर चेक करते हैं। IFTM यूनिवर्सिटी में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने IFTM यूनिवर्सिटी में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस अवसर पर IFTM का मेडिकल स्टाफ और वैक्सीनेशन टीम के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान डीएम ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाना प्रभावी उपाय है। 14 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद समाज सेवी शफात खान ने मुरादाबाद के होने वाले विधायक गण से अपील की है कि मुरादाबाद की जनता की समस्याओं का निदान करें। मुरादाबाद की आवाम के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं शफात खान। दरअसल 14 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद उन्होंने मुरादाबाद के होने वाले विधायक गण से अपील की है कि मुरादाबाद की जनता की समस्याओं का निदान करें और मुरादाबाद को बेहतर बनाने और होने वाले विकास कार्यों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में मुरादाबाद जनपद में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से महानगर की जनता को घंटों जाम में फंसना पड़ता है और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की दस्तकारी का पूरी दुनिया में नाम है, यहाँ के बनाए हुए बर्तन एक्सपोर्ट होते हैं। इलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम यहाँ के नगरवासियों के हैं, लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। पहली सरकार जो भी आई उसने भी नहीं किया और अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जो विधानसभा के इलेक्शन में MLA जीत कर आएंगे तो वो हम चाहेंगे कि वो कम से कम पब्लिक की जो डिमांड है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि शहर की सड़कें बहुत तंग हैं, उसके लिए कोई प्लान बनाना चाहिए, MDA से बात करें। और इसके अलावा जो शहर में आर्टिजन है, घर घर काम होता है, सरकार ने उनके लिए कोई ऐसी कॉलोनी नहीं बनाई, तो हम ये चाहेंगे कि आर्टिजन कॉलोनी बड़े पैमाने पे शहर के बाहर बनाई जाए, जहाँ पर उनको सारी सहूलतें मिले। तो इस काम को प्रायोरिटी पे यानी कि अव्वल दर्जे पे करना चाहिए। उनके लिए वहाँ पर सरकारी स्कूल भी बनना चाहिए और सरकारी अस्पताल भी बनना चाहिए, तभी जाम से निजात हमें किसी हद तक मिल जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी सरकार बनने के बाद वे सरकार से अपील करेंगे कि दस्तकारों के लिए अलग से मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक कॉलोनी बनाई जाए और सरकार द्वारा वहीं पर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, पार्किंग, खेल का मैदान आदि सुविधाएं प्रदान करें। मुरादाबाद जनपद के बिलारी इलाके में एक किसान ने टंच विधि से 23 फीट से भी लंबे गन्ने की पैदावार करते हुए नया कीर्तिमान बनाया है, जिसके चलते इस किसान की फसल जनपद भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। गन्ना बेल्ट से अपनी पहचान बनाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसके चलते आज वो बेहतर किसानी में चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल बिलारी इलाके के थावला के रहने वाले मोहम्मद मोबीन ने किसानी में कुछ हटके करने के जज्बे के चलते उन्होंने गन्ने की फसल को टंच विधि से उगाने की शुरुआत की। उनकी ये पहल उस समय रंग लाई जब उनके खेतों में खड़े गन्ने 23 फीट से भी अधिक लंबे हो गए और इनका वजन भी अपेक्षाकृत सामान्य गन्ने से 2 गुना हो गया। जहां सामान्यतः 1 बीघा खेत में 40 से 50 क्विंटल गन्ना ही मिलता है, वहीं मोहम्मद मोबीन की टंच विधि ने 1 बीघा खेत में 100 क्विंटल से भी ज्यादा की फसल मिली। जितेंद्र सिंह, गन्ना विकास परिषद से राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक। अच्छा, तो आज आप इस खेत में पहुंचे हैं, क्या अनोखा क्या है इस? जी, अनोखा तो यही है, किसान की मेहनत है और हम लोगों का सुझाव है, बस यही अनोखा है। कैसा गन्ना है? गन्ने की खासियत क्या है? गन्ने की खासियत ये है कि ट्रेंच विधि में इन्हें उगाया है गन्ना, जैसा कि हम लोग इन्हें सुझाव देते रहते हैं समय समय पे, और इसके बीच में सहफसली खेती भी करते हैं, तो इससे इनकी किसानों की आय 2 गुनी करना हमारा परम कर्तव्य और किसान की मेहनत है। ये कितना लंबा गन्ना इन्होंने उगाया? ये 21 फीट गन्ना है करीब इनका। हाँ, 21 फीट 23 फीट ऐसा ही एवरेज 21 फीट है करीब। तो नॉर्मल खेती में और इस खेती में अंतर क्या है? नॉर्मल खेती में किसान को उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना ट्रेंच विधि में सहफसली खेती और एक लगन मेहनत के साथ जो है समय पे उर्वरक सिंचाई करके इन्हें फ़ायदा मिलता है। कितना गन्ना इन्होंने बोया था? गन्ना करीब 1 एकड़ था इनका इस खेत में। 1 एकड़ से जो इन्होंने इनकम की है सहफसली खेती से, वो क्या है? कितनी इनकम रही होगी? इनकम 35 हज़ार करीब गन्ने से मिल गया होगा इन्हें, और आलू से भी कुछ इन्हें अच्छी प्रॉफिट हुआ है। पत्ता गोभी भी इन्हें उगाया था, तो उससे भी इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। साथ ही मोबिन ने देश भर के किसानों से अपील की है कि बेहतर फसल लेने के लिए उनके द्वारा अपनाई जा रही विधियों से फसल उगानी शुरू कर दें। आतंकियों को सुनाई गई सजा को लेकर संभल में जश्न मनाया गया। वहीं इस दौरान जागृति मंच के नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को सजा की खुशी में संभल में हिंदू जागृति मंच ने लड्डू खिलाए। मंच ने आतंकियों को फांसी लगने वाले दिन देसी घी के लड्डू बांटने और भंडारे का ऐलान किया है। हिंदू जागृति मंच की ओर से हम सब सदस्यगण यहाँ इकट्ठे हुए और बेहद प्रसन्नता हुई कि हमारे देश की विशेष अदालत ने 38 आतंकियों के लिए एक साथ फांसी की सजा सुनाई है। ऐसा कभी हमने ना देखा ना सुना। इस निर्णय से प्रत्येक हिंदू समाज ही नहीं बल्कि एक एक भारतीय आह्लादित है, खुश है। और इस खुशी को व्यक्त आखिर हम कैसे करें, तो हम सब ने लड्डू मंगाए, लड्डू खाए, भारत माता की जय बोली, वंदे मातरम के घोष के साथ। हमने उन न्यायाधीशों के लिए भी बधाई दी है कि आपने इस देश के लिए अपना दिखाया है कि 56 इंच का सीना है, और हम सामूहिक रूप से अगर गलत काम करोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे, देश को दुश्मनी में बदल दोगे, यहाँ के नागरिकों के साथ 2-2 हाथ करोगे, तो आपके लिए यही सजा होगी। ये संदेश दिया है। 38 लोगों के लिए फांसी की सजा सुनाना, 11 लोगों के लिए आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाना, ये बहुत प्रशंसनीय कदम है उन न्यायाधीशों का, हमारी अदालत का। और यही खूबसूरती है हमारे देश की अदालत की कि वो बिना हिचके, बिना रुके, बिना डरे जो उन्हें करना है और करना चाहिए वो निसंकोच करते हैं। धन्यवाद और आभार है न्यायाधीशों के लिए, सत्ताधीशों के लिए कि वह उन्होंने ऐसा निर्णय करने में सब कार्रवाई पूरी की। और अब उनके लिए फांसी लगते हुए हम देखेंगे। फिर देसी घी के लड्डू और भोजन और भंडारे का आयोजन हिंदू जागृति मंच के द्वारा करेगा इस खुशी को व्यक्त करने के लिए। आपको बता दें, अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अहमदाबाद ब्लास्ट केस 2008 मामले में विशेष अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दे दिया था और आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम UAPA के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा हुई है। ना आयोजन क्या, ये जो कोर्ट ने 38 आतंकवादियों को जो अपने निर्णय में इन्हें फांसी की सजा का सुनाया है निर्णय, ये सराहनीय कदम है। इससे भारत की न्याय व्यवस्था में पब्लिक की आस्था बढ़ेगी और आतंकवादियों के हौसले पस्त होंगे। आगे को वो 10 बार सोचेंगे कि यहाँ पर न्याय मिलता है भारत में। और ये सब हो तो सरकार की वजह से ही रहा, लेकिन क्योंकि न्याय व्यवस्था उसने मजबूत कर रखी है, इससे बहुत देश पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अपना। के जश्न मनाया है जी, फांसी होने पे ना फांसी की सजा होने पर, फांसी सजा होने पर जी। इस दौरान भारी संख्या में हिंदू जागृति मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खबर में देखिए कि किस तरह से कुछ लोगों में जमकर मारपीट हुई। वहीं आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो कैसे बनाता है बहन? देखें इन तस्वीरों में किस तरह से ये लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस सब के पीछे वजह क्या है। तो चलिए बताते हैं कि आपको इसके पीछे की वजह। दरअसल अमरोहा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो कैसे बनाता है बहन? ये वीडियो हसनपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वायरल वीडियो में कुछ दबंग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में से किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। विगत 101 वर्षों की बात ही इस वर्ष भी मुरादाबाद के इंदिरा चौक स्थित दरगाह हजरत का 102वां कुल शरीफ मुकम्मल हुआ। विगत 101 वर्षों की भांति इस बार 102वें वर्ष भी मुरादाबाद के इंदिरा चौक स्थित दरगाह हजरत शहंशाह अलमारी कटार शहीद बाबा रहमतुल्लाह का 102वां कुल शरीफ मुकम्मल हुआ। वहीं दरगाह के सज्जादा नशीन सफदर नियाजी द्वारा हजरत सुल्तान कुतुबुद्दीन शहंशाह मिस्र के पावन कदमों में दुआ कराई गई। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित आगंतुकों द्वारा नातिया पेशकार उपस्थित सभी लोगों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने का पैगाम दिया गया। इस अवसर पर सज्जादा नशीन सरदार नियाजी ने बताया कि उर्स के पहले दिन मगरिब की नमाज के बाद कुल शरीफ मुकम्मल हुआ। इसके बाद रात के 11 बजे कुल शरीफ किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर मुख्य रूप से सज्जादा नशीन सूफी गुलफाम आलम साबरी, निजामी असलम आलम चिश्ती निजामी रिजवान, आलम चिश्ती निजामी, नया सज्जादा नशीन ओसामा चिश्ती, निजामी वाहे हुजैफा चिश्ती, निजामी सूफी मुमताज आलम चिश्ती आदि मौजूद रहे। संकल्प दिवस के अवसर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिक्षेत्र मुरादाबाद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संकल्प दिवस के अवसर पर लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिक्षेत्र मुरादाबाद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर संकल्प दिवस पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र में 22 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख भी शामिल को भारत का अभिन्न अंग माना गया है और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए हुए जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख भी शामिल को पाकिस्तान से तुरंत छोड़ने की अपील की गई है। और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पाकिस्तान से शीघ्र POJK और POTL को छोड़ने के लिए कहा जाए और 22 फरवरी 1994 के भारतीय संसद के प्रस्ताव को पूर्णतः क्रियान्वित किया जाए और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पुनः भारतीय गणतंत्र की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। मुरादाबाद जनपद में स्थित चिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा कांट रोड पर निवास करने वाले उपभोक्ताओं की जरूरत को देखते हुए मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल बिक्री की एक शोरूम का उद्घाटन किया गया।
मुरादाबाद जनपद में विगत कई वर्षों से स्टेशन रोड स्थित सुपर बाजार अपने शॉप पर मोबाइल के विशेषज्ञों द्वारा उचित मूल्य पर मोबाइलों की रिपेयरिंग कर बड़े ही सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। वहीं अब चिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा कांठ रोड पर निवास करने वाले उपभोक्ताओं की जरूरत को देखते हुए मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल बिक्री में अपार सफलताओं के साथ कांठ रोड स्थित PVR मॉल में विशाल और सुंदर शोरूम का उद्घाटन कर कांठ रोड के उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुपर बाजार में शॉप थी, सुपर बाजार में शॉप है और मेरी मेमडी चल रही है, मैंने यहाँ खोली है PVR मॉल कांठ रोड। ये आप PVR में आए हैं कांठ रोड पे, क्या सोच के यहाँ पर अपने शॉप खोली है? सर, एक तो मेन रोड है, हरतला में लोग क्रॉस करके बुद्ध बाजार जा नहीं पाते, हरतला में जाम है, गाड़ी खड़ी हो नहीं सकती है। फिर सबसे बड़ी बात है, आप जैसे आइए, ओप्पो है, आपका रियलमी है, सैमसंग है, ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन और टैबलेट आपको मेरे फाइनेंस हो जाएगी बजाज पे, सैमसंग पे। दूसरी बात, आपको जो रेट है ना, मेरे यहाँ होलसेल रेट मिलेंगे MOP। मतलब ये नहीं कि मैं आपको ज़्यादा बताऊँ, कम मार के आवाज़ करने वाला हमारा काम सिस्टम नहीं है। कौन कौन सी कंपनी की रेंज आपके यहाँ पर उपलब्ध है? सैमसंग मिल जाएगी, रियलमी मिल जाएगी, आपको ओप्पो मिल जाएगी और MI मिल जाएगी, नोकिया मिल जाएगी, टेक्नो मिल जाएगी। यही समय चल रहे हैं। मैं बता दें कि इसी के साथ चिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा PVR मॉल में अनेक मोबाइल कंपनियों के अनगिनत सीरीज उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ बड़ी बड़ी विश्वसनीय कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पागबड़ा आजकल जाम की गिरफ्त में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिन हो या रात, हर समय जाम के हालात पागबड़ा नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय निवासियों की अगर बात की जाए तो अवैध रूप से वाहनों का संचालन और रोड पर बेतरतीब खड़े वाहन इन सभी का सबब बन रहे हैं। नेशनल हाईवे पागबड़ा आजकल जाम की गिरफ्त में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिन हो या रात, हर समय जाम के हालात पर पागबड़ा नेशनल हाईवे पर देखे जा सकते हैं। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो अवैध रूप से वाहनों का संचालन और रोड पर बेतरतीब खड़े वाहन जाम का सबब बन रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी इस जाम को और बढ़ावा देने का काम कर रही है। बीती रात्रि भी पागबड़ा नेशनल हाईवे जाम की गिरफ्त में दिखाई दिया। वहीं दिन में भी वाहनों की कतारें लगी रहीं। पागबड़ा के समाजसेवी और RTI कार्यकर्ता फाजिल अंसारी कहते हैं कि पागबड़ा नगर पंचायत नेशनल हाईवे पर बसी है और यहाँ के बाजारों में हर रोज हजारों की संख्या में लोग अपनी जरूरत का सामान लेने आते हैं। बाजार तंग होने के चलते वाहन सड़कों पर खड़े हो जाने से सड़क पर जाम जैसे हालात बनते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस ओर ध्यान देना होगा। पागबड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास बनाए गए हैं और इन अंडरपास में पुलिस के जवान या होमगार्ड की तैनाती न होना भी जाम का सबब है, क्योंकि जब भी वाहन गलत दिशा से आएगा तो वो जाम का सबब बनेगा। बीती रात जाम के हालात ये रहे कि यहाँ पर वाहनों की कतारें लगी रहीं और लोग परेशान दिखाई दिए। तो कारण सर ये है कि ये पागबड़ा ट्रैफिकर महावीर यूनिवर्सिटी के पास में जो बागड़पुर बाईपास है, जाम का कारण तो सारा ये है। और फिर ये हाईवे अथॉरिटी के जो काम चल रहा है 3 साल से फ्लाईओवर का, उसकी वजह से भी जाम की समस्या रहती है। अच्छा, क्या परेशानी देखते हो यहाँ लोग, किस तरह से परेशान होते हैं? परेशानी क्या, आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। जो सवारी और जो एम्बुलेंस वगैरह होती है, उसमें एम्बुलेंस वालों को जो मरीज होते हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ जाती है जब जाम में फंस जाते हैं। और जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उनकी भी समस्या, और जो अंदर बैठे हुए हैं गाड़ियों में उनके लिए भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उनको भी। अच्छा, पागबड़े की समस्या को आप उठाते हो, RTI कार्यकर्ता भी हो। जी जी। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा आपकी तरफ से? क्या सोल्यूशन मैं तो यही चाहूँगा, ये सिस्टम की लापरवाही है और संबंधित विभाग इसमें ट्रैफिक से संबंधित जो भी अधिकारी है वहाँ बागड़पुर बाईपास पर उनको बिठाए, टाइम टू टाइम ड्यूटी उनको लगवाए और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उनको हैंड ओवर करके उनको सही से ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करी जाए, क्योंकि आने जाने वालों के लिए भी काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उन लोगों को भी। और यहाँ तक कि एम्बुलेंस में कुछ मरीज जाते जो आते जाते रहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या का सामना है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके पास में ही इतनी बड़ी भारी संख्या में जाम की समस्या रहती है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है अपने स्तर से भी इसमें कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से समस्या के लिए समाधान के लिए कहा जाए। इसके साथ ही सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस राजमार्ग पर लोगों की समस्याएं और बढ़ेंगी। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा और इस जाम की समस्या से राहगीरों को और जनता को निजात दिलानी होगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भले ही नियमों का पालन कराने को लेकर अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन इन दिनों मिलावट का खेल लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला नगर पंचायत पाकबड़ा से सामने आया, जहां पर एक होटल में ग्राहकों द्वारा भोजन में मिलावट की बात कही गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भले ही नियमों का पालन कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा हो, लेकिन इन दिनों मिलावट का खेल लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला नगर पंचायत पाकबड़ा से सामने आया, जहां पर एक होटल में ग्राहकों द्वारा भोजन में मिलावट की बात कही गई है, जिसको लेकर होटल पर काफी देर हंगामा होता रहा। वहीं खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और होटल को बंद कराने का काम किया। पाकबड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग थाने से चंद कदम की दूरी पर इस होटल पर खाना खा रहे युवकों द्वारा बताया गया कि होटल स्वामी द्वारा हेराफेरी की जा रही है और मनमानी की जा रही है। इसकी शिकायत उनके द्वारा की गई है, जिस पर फूड विभाग के अधिकारी भी निजी होटल पर पहुंचे, जहां उनको देखते ही होटल स्वामी द्वारा दुकान को बंद करके वहां से साइड हो लिए। फूड विभाग की टीम एवं पाकबड़ा पुलिस के एसआई द्वारा इस होटल को बंद करा दिया गया और डॉक्यूमेंट प्रक्रिया को लेकर ऑफिस के लिए पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटनाओं पर जिला प्रशासन किस तरह लगाम लगाएगा, ये सोचने का विषय है। ठाकुरद्वारा जिले में लावारिस गोवंशों की संख्या को अधिक देखते हुए और आए दिन रोड एक्सीडेंट किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष ठाकुरद्वारा ने अपनी निजी भूमि पर क्षेत्र में घूम रहे अभी तक 34 गोवंशों को संरक्षित किया है। ठाकुरद्वारा जिले में लावारिस गौवंशों की संख्या को अधिक देखते हुए और आए दिन रोड एक्सीडेंट किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष ठाकुरद्वारा ने अपनी निजी भूमि पर क्षेत्र में घूम रहे अभी तक 34 गौवंशों को संरक्षित कर चुके हैं। साथ ही विजेंद्र सिंह ने एसडीएम ठाकुरद्वारा को कई बार अवगत भी कराया है। भोपुर में गौचारा गाह की भूमि है, जिस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर फसल उगा रहे हैं। वहीं एसडीएम को कई बार चारे की व्यवस्था को भूमि कब्जा रहित कर लावारिस गौवंशों के खाने के लिए चारा उगाने में सहयोग करने के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं। मात्र 2 बीघे जमीन में चारा उगाया गया, जो अब खत्म भी हो गया है। वहीं तहसील अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पास अपना जितना भी भूसा था वो भी खत्म हो गया है और कोई प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं ग्राम प्रधान और कब्जा किए हुए व्यक्तियों की तहसील प्रशासन से कुछ मिलीभगत है, जिसकी वजह से वो लोग गौ चरागाह में फसलों को पैदा कर रहे हैं और तहसील प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। साथ ही जिलाध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान ने कहा कि जल्द जिलाधिकारी मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव को अवगत कराया जाएगा। मैं गौ सेवा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका जुटाना चाहता हूँ। मैं इस ठाकुरद्वारा विधानसभा के अंदर छुट्टा पशुओं को संरक्षित कर, छुट्टा गौवंश को संरक्षित कर एक भव्य गौशाला का निर्माण कराना चाहता हूँ। अब से पूर्व में जब मैं इन पशुओं को संरक्षित कर रहा था, मैं इस बात को लेकर के अपनी टीम के द्वारा ठाकुरद्वारा एसडीएम महोदय के पास पहुंचा। मैंने अपना विषय अपनी टीम के माध्यम से उन तक पहुंचाया। महोदय एसडीएम साहब ने उस समय मुझसे कहा कि आपकी पूरी मदद करी जाएगी। आज पशुओं को संरक्षित करे हुए लगभग 3 माह का समय बीत चुका है। हम ठाकुरद्वारा के अंदर विभिन्न ज्ञापन व विभिन्न सूचनाएं शासन को दे चुके हैं। हमारे यहाँ चारागाह भूमि पड़ती है जो गौ चरने के लिए होती है। हमने शासन से बताया है कि हमारे पास कोई निजी ऐसी भूमि नहीं है जिसके माध्यम से हम गौ सेवा कर सकें। शासन के माध्यम से हम सब एकत्रित होकर के ज्ञापन भी सौंपा और विभिन्न सूचनाएं शासन को दी हैं, परंतु शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज हमने अब से पूर्व में 24 पशु थे, आज हमारे पास वर्तमान में 32 पशु संरक्षित किए जा चुके हैं। साथ ही चारे की व्यवस्था नहीं होने और प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण राष्ट्रीय गौ रक्षक दल धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या को लेकर बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शक्ति चौराहे पर पहुंचकर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुतला फूंका और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने व हार जीत को लेकर सपा कार्यकर्ता व बजरंग दल के कार्यकर्ता में बहस के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर्ष की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल में अपना नाम हर्षा हिंदू लिखता था, जिससे चिढ़कर कुछ कट्टरपंथियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। आज ये हम यहाँ पुतला जो फूंक रहे हैं, ये जिहादियों का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि जो कर्नाटक में हमारे कार्यकर्ता हर्षा नाम का कार्यकर्ता की बजरंग दल के जो निर्मम हत्या की गई है जिहादियों द्वारा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और बजरंग दल ऐसी घटना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये सरकार से और माननीय राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करते हैं, ये अपील करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की धनराशि दी जाए सहायता के रूप में और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। और जो हमारा कार्यकर्ता मरा है, उसकी हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए, अन्यथा बजरंग दल उसको न्याय दिलाने के लिए खुद सक्षम होगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हत्यारोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने हर्षा के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। एकेडमी में स्काउट गाइड के संस्थापक का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आरएसडी के स्काउट गाइड और रोवर्स रेंजर्स टीमों ने प्रतिभाग किया और अंत में सभी के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। आरएसडी एकेडमी में स्काउटिंग व गाइडिंग के संस्थापक का जन्मदिन बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आरएसडी के स्काउट गाइड व रोवर्स रेंजर्स टीमों ने प्रतिभाग लिया तथा अंत में सभी के द्वारा वृक्षारोपण कराया गया। सर्वप्रथम आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार एवं डॉक्टर जी कुमार ने समस्त स्काउट गाइड को उनके संस्थापक के जन्म दिवस की बधाई दी और कहा कि ये वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ब्राउन से दीप नामक स्थान पर 20 स्काउट्स को लेकर स्काउटिंग का प्रथम शिविर लगाया था, जिसके आज लाखों सदस्य हैं जो सदैव देश सेवा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं आरएसडी के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार ने बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर मयंक शर्मा ने बताया कि स्काउटिंग एक विश्व समाज सेवा समूह का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी नींव इन महान व्यक्तित्व लेडी बेडन पावेल व लॉर्ड बेडन पावेल के द्वारा रखी गई थी। कार्यक्रम का आयोजन रेंजर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कुमारी सुखरानी ने किया तथा उन्होंने सभी के साथ मिलकर वृक्षारोपण कराया, जिसका मुख्य उद्देश्य जन जन को यह संदेश दिया कि अपना हो या किसी महान व्यक्तित्व का जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, इस जीवन को सफल बनाएं। अंत में डॉक्टर विनोद कुमार व डॉक्टर जी कुमार ने बीपी के जन्मदिन का केक काटा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा प्रधानाचार्य के संरक्षण में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट गाइड में गौरी ने प्रथम स्थान, मनीषा द्वितीय, स्वाति ने तृतीय स्थान एवं रोवर्स रेंजर्स में मुस्कान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। सहयोग में डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, मुकुल सक्सेना, रेंजर प्रभारी अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, निधि सिंह, रितेश पाल, मंजू शर्मा, सीमा, प्रियंका कश्यप, मोनिका, अलका, उन्नति शर्मा आदि अनेक अध्यापक व अध्यापिका उपस्थित रहे। गोकुलदास हिंदू कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में किया गया। गोकुलदास हिंदू कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से दूसरे एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में हुआ। शिविर के अंतर्गत स्वयं सेविकाओं ने मलिन बस्ती में जाकर समग्र शिक्षा अभियान पर बल दिया। शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं ने घर घर जाकर लोगों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में समझाया। साथ ही उन्होंने शिक्षा से वंचित लोगों की जानकारी ली। जिन बच्चों और बड़ों की शिक्षा अधूरी रह गई है या किन्हीं कारणों से स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है, उनकी जानकारी लेकर लिस्ट बनाई। शिविर में स्वयं सेविकाओं ने स्लोगन एवं पोस्टर बनाकर भी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। शिविर के दूसरे सत्र में स्वयं सेविकाओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने मलिन बस्ती के लोगों एवं स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिना शिक्षा के व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास संभव नहीं है, इसलिए अक्षरों का ज्ञान आप सबके लिए अति आवश्यक है।
महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने स्वयं सेविकाओं को उनके कार्य के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें आगे भी इसी तरह कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर का आयोजन एवं संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा एवं डॉक्टर शैफाली अग्रवाल द्वारा किया गया। शिविर में अमरानाज, ईशा शर्मा, अदीबा आलम, आफरीन, शिवी, मंतशा आदि स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। एक तरफा जहां देश में कुछ चुनिंदा लोग नफरत की आग फैलाने से बाज नहीं आते, तो वहीं बिजनौर का आरिज पिछले कई सालों से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों के लिए अपने हाथों से कावड़ बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल पेश कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरिज पिछले कई सालों से कावड़ बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये हैं बिजनौर के आरिज, जो कि एक कारीगर है जो पुश्तैनी कावड़ बनाते आ रहे हैं। महीन और धारदार औजार के जरिए आरिज का परिवार हापुड़ से कच्चा माल लाता है। लकड़ी के बांस को पहले कारीगर सुखाते हैं ताकि कावड़ का वजन हल्का हो सके। शिव भक्तों को कावड़ को कंधे में उठाना होता है, जिससे कि अगर वजन ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। उनको परेशानी ना हो इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है। वैसे एक कावड़ 1.5 से 2 किलो की वजन की होती है। मुस्लिम कारीगर की माने तो इन्हें त्योहार आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। कावड़ को बनाने के लिए रोजाना 10 से 12 कारीगर कावड़ बनाते हैं। दिन भर में 15 से 20 कावड़ बन जाते हैं। एक कावड़ को बनाने के लिए कारीगर को 150 से 200 रुपए की लागत लगती है, जिसे कारीगर 350 से 400 रुपए में आसानी से बेच लेते हैं। एक सीजन में 500 से ज्यादा कावड़ बेचे जाते हैं। ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे पापा दादा की टाइम से काम हो रहा है। अच्छा, कैसे कैसे लाते हैं, कच्चा मटेरियल कैसे आता है, कैसे बनाते हो, तो बताओ। जी हम बाहर से लेकर आते हैं, यहाँ पुर से आता है, नजीबाबाद में हम लाकर इसे बनाते हैं। बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं, करते हैं इस काम। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा होती है इससे, मैसेज आता है इससे, जैसे आप मुस्लिम होकर कावड़ को बनाते हैं। ऐसे कहते हैं लोग, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और सब अच्छे से मिलजुल कर रहे हैं। तो एक दिन में कितने आप कावड़ बना लेते हैं और कितने रुपए की लागत आती है इसमें, और कितना आपको मुनाफा होता है, कितने में बेचते हैं आप ये? 150-200 रुपये तक की हमारी लागत आती है। हम 300, 350, 400 रुपये तक की मतलब बेच देते हैं। कितने कारीगर लगते हैं इसमें? इसमें कारीगर 5-6 हम बनाकर बेचते हैं। हम फैमिली के ही रहते हैं जब यहाँ पर बेचते हैं। वैसे वहाँ पर बहुत सारे कारीगर लगते हैं, साथ में काम करते हैं। क्या मटेरियल होता है, क्या क्या लगाते हैं, कहाँ से आप माल लाते हैं? ये हापुड़ से माल आता है, ये काफ़ी तरीके का इसमें मटेरियल लगता है, हम तैयार करते हैं इसको। क्या कुछ परेशानी भी आती है तैयार करने में? जी वैसे काफ़ी परेशानी आती है, बहुत मेहनत से होता है इसमें। बिजनौर के नजीबाबाद और उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बनी कावड़ सप्लाई की जाती है। पेंशन भोगियों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ते इन फ्रॉड्स के मामलों के बीच एक मामला उस वक्त सामने आया जब महिला से 15,000 रुपए पेंशन के नाम पर हड़प लिए गए। आजकल पेंशन भोगियों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ते इस फ्रॉड के मामले के बीच एक मामला उस वक्त सामने आया जब चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन सैनी धर्मशाला के पास रहने वाली बबली नाम की महिला ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने विकास भवन में तैनात एक कर्मचारी पर 15,000 पेंशन बनवाने के नाम पर लेने का आरोप लगाया। महिला से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि विकास भवन में तैनात पंडित जी शर्मा नाम से एक व्यक्ति है, जिन्होंने उनसे पेंशन बनवाने के नाम पर 3 बार में 15,000 ले लिए और न ही उनकी पेंशन बनी और न ही वो पैसे वापस कर रहे हैं। मैं पेंशन देखने गई थी अपनी विधवा, एक पंडित जी शर्मा थे जी। कहाँ पर? विकास भवन में। विकास भवन में फिर क्या हुआ? बोले आप एक फार्म भर दो जी। बोले 15,000 रुपये लेंगे हम। मैंने उन्हें 15,000 रुपये दे दिए 3 बार में। उन्होंने मेरा कोई काम भी नहीं करा और पैसे भी ले लिए। अच्छा, क्या नाम है उनका पूरा? पंडित जी शर्मा। कहाँ बैठते हैं? विकास भवन में। विकास भवन में। तो क्या चाहती हैं वो? मैं तो ये चाहती हूँ सर, अब 2 साल हो गए मेरी टक्कर मारते, मुझे पैसे मिल जाने चाहिए 15,000 रुपये।
वहीं देखना अब ये होगा कि क्या महिला को उसके पैसे वापस मिल पाते हैं और क्या पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करती है। ये इनका साल भर भी नहीं हुआ, हमारे इंटरव्यू को 4 महीने हुए, 6 महीने सिलाई मशीन में बताओ ये कैसे जांच में जाएंगे जब ये हमारे पास कोई कागज नहीं, सबूत कैसे मांगे? ये आपके सामने कह रही है, आपने इनसे बदतमीजी करी, चलो पैसों की तो बात नहीं करी आप, और भी पूरा यहाँ पूरा विकास भवन है, पूछ लिया मैंने पूछ लिया भाई साहब, मैंने पूछ लिया यहाँ पर, हाँ मैंने इंटरव्यू कर लिया उनका, ऐसा नहीं है, आपने बदतमीजी करी इनसे, बहुत गलत बोला आपने। ये तो आप जानो बदतमीजी करिए, ये जाने मैं तो बदतमीजी से यहाँ सब तो मालूम कर पैसे 2 साल से जब ये चक्कर काट रही हैं 2 साल का वहीं आजकल पेंशन देने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब चक्कर की मिलक क्षेत्र में सट्टा खेले जाने की सूचना पर सादा वर्दी में पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को धर दबोचा। मुरादाबाद जनपद में 2022 विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है और अब पुलिस अधिकारी लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने में जुटे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। इस कड़ी में सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चक्कर की मिलक क्षेत्र में सट्टा खेले जाने की सूचना पर सादी वर्दी में पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को धर दबोचा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने चक्कर की मिलक में सट्टा खेलते हुए क्षेत्र में ही रहने वाले सद्दीक और नियाज नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से सट्टा सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं एएसपी सागर जैन ने बताया कि कल सूचना मिली थी कि चक्कर की मिलक में जुआ सट्टा खिलाया जा रहा था और उन्होंने एक टीम तैयार की और मौके पर जाकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। मौके से ही पर्चियां, नकदी और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। कल हमें सूचना मिली थी कि चक्कर की मिलक में जो है एक जुआ सट्टा खिलाया जा रहा था, तो हमने एक टीम तैयार करी और वहाँ मौके पे जाके 2 सटोरियों को ऑन द लोकेशन हमने पकड़ा और हमने मौके से कुछ पर्चियाँ, कैश, एक नाजायज चाकू ये बरामद किया है और आज मतलब कल रात में ये ऑपरेशन हुआ है। अभी एफआईआर होके और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। मतलब काफी समय से ये सट्टा करते थे क्या? जी, सूचना के हिसाब से ये लोग चोरी छुपे करते थे और कल हमने एक पूरी और जैसे ही इनको पता चलता था कि पुलिस एक्टिव है तो वहाँ से भाग जाते थे, तो कल हमने एक टीम तैयार करके सादे कपड़ों में ले जाके उन्हें मौके से पकड़ा। इनका एक का सद्दीक है और दूसरा नियाज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और साथ ही जांच शुरू कर दी है। बिजनौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने एक युवती की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिजनौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके चलते पुलिस ने एक युवती की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्त में लिया है। दरअसल युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस को 3 दिन पहले मिले शव के बाद पुलिस के अफसर तफ्तीश में जुटे थे। मोबाइल सर्विलांस के जरिए आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। पड़ोस का रहने वाला भूपेंद्र उर्फ भूरा को पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या के सारे राज खोल दिए। गौरतलब है कि युवती के परिवार वाले शादी समारोह में गए थे। घर में अकेली युवती ही थी, क्योंकि भूपेंद्र युवती का पड़ोसी था। उसने बुरी नीयत से घर में घुसकर उसकी अस्मत लूटने की कोशिश की, लेकिन युवती की चीख पुकार के सामने आरोपी ने अपने आप को फंसा दे युवती के दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत 19 फरवरी को एक नाबालिग बच्ची की दुपट्टे से गला घोंट करके हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो उसका पड़ोसी भी है, रिश्ते में लड़की अभियुक्त की बुआ भी लगती है, सजाती है। इसने 4 लोगों के साथ शराब का सेवन किया था। जब घर लौटा तो शराब के नशे में लड़की को अकेली जान करके गोली भरा। लड़की ने शोर मचाया और अपनी पहचान छिपाने के लिए कि अपने माँ बाप को बता देगी, उसने गला घोंट करके मार दिया। लड़की इस वजह से अकेली थी कि उसके मदर फादर किसी शादी में रिश्तेदारी में दूर गए थे और दूसरे दिन आने वाले थे। उस दिन अभियुक्त के 2 छोटे बच्चे, जो एक 4 साल का एक 6 साल का, घर में सो ही रहे थे। यद्यपि घटनास्थल निरीक्षण के दौरान बच्चों ने कुछ संकेत भी किया था कि अभियुक्त मेरे पापा जैसा ही है, तो वहाँ से कुछ लीड मिला। फिर इसको पकड़ा गया, इसने जुर्म को स्वीकार किया
अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या, डकैती, चोरी और मारपीट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। वहीं मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हत्या, डकैती, चोरी और मारपीट की घटनाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। अगर ठोस पहल नहीं हुई तो कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं चौकी पीतल नगरी थाना कटघर के रहने वाले विनोद अपने घर गोविंद नगर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका गौतम नाम के युवक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर दोनों में मारपीट हुई, जिसमें विनोद घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। तो ये ऐसा था, वो था पिया हुआ, नशे में काफी, ठीक है। जब वो पहुंचता तो जैसे छोट से गाली दी उसने, मैं गया, उसके बाद में उसने नुकीली चीज निकाली कोई जेब में से, उसने मुझे देखने का मौका ना मिला, इतनी देर में उसने मार दी। जब वो आसपास के लड़के चीखे ना, बोले खून निकल लिया, खून निकल लिया, तब जाकर मुझे जो है पता पड़ा। जानते हो उसे कौन था? हाँ, गौतम नाम है उसका। कहाँ रहता है? घर के पास में ही रहता है। तो कोई विवाद चल लिया था पहले? ना ना, कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। थाने गए, क्या कहा पुलिस ने? थाने में उन्होंने मेडिकल बना के दे दिया, थाने में जो है वो कर दिया, FIR होती है क्या, FIR कर दी। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ही लगातार बढ़ रही इन घटनाओं पर कब तक विराम लगेगा। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।